ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस पहले तो मेरे थंबनेल पे प्लीज़ मत जाना। मैं थंबनेल में एकदम फ्रेशर हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता थंबनेल बनाना, तो प्लीज़ उस पर मत जाना। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी न्यू आईपीओ आ रहा है, एथर एनर्जी। मतलब 2-3 महीने बाद शायद एक न्यू आईपीओ आ रहा है। तो गट्स सही है एथर को कि न्यू आईपीओ लाने की इस मार्केट में। तो जो अभी हो रहा है टेंशन यूएस इंडिया का, टैरिफ यूएस पाकिस्तान का भी जो हो रहा है, तो गट्स सही है बट ठीक है। सबको पता ही है कि एथर एनर्जी क्या करती है। इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटीज़ है इनकी, और एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है ओला का। लाइक मे बी मार्केट शेयर ले रहा है ओला से दो। अभी रिसेंट में ओला का मार्केट शेयर डाउन जा रहा है, इनका बढ़ रहा है। बट चलो अब इसमें देखते हैं। पर इस वीडियो में ये सब बात नहीं करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स क्या है, वो सब तो ठीक है। इस वीडियो में हम डीप में जाएंगे। इस वीडियो में हम एथर एनर्जी की डीआरएच भी पढ़ेंगे, पूरी की पूरी 500-400 पेज की होती है, वो पढ़ेंगे। अब डीआरएच भी क्या होता है वो मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ कहाँ से निकलती है। डीआरएचपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम और ठीक है वो सब कि लगा दो, ग्रे मार्केट कितना है उतना मिल जाएगा, ठीक है। बट डीप अगर जाना है तो डीआरएचपी देखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे लिखना है एथर एनर्जी डीआरएचपी, एनर्जी डीआरएचपी, ये आएगी, ये वाली है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये 500 पेजेस की होती है इसमें। रुको, मैंने डाउनलोड की हुई है। ये तो इसमें ए टू जेड कंपनी के बारे में, कि कंपनी के प्रमोटर कौन है, कौन स्टेक बेच रहा है, कौन इसके स्टार्टिंग में ये जब बनी थी तब से आज तक में इसने कितना रुपया फंडिंग लिया है, फिर कितने महीने, हर महीने में कितनी कितनी इनकी व्हीकल्स बिकती है ईच, और कौन सी बिकती है, मतलब कौन सी कैटेगरी की बिकती है। फिर इंडिया में बाइक पेंट्रेशन क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स ओला, बजाज, टीवीएस, इन सब के बारे में डीआरएच में होता है। डीआरएच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी ना, क्या रिस्क है एथर के, सब चीज़ें वो कहीं भी नहीं मिलेगी। कि ये अब फ्यूचर में क्या करने वाली है, कोई न्यू प्लांट लगाने वाली है, किधर लगाने वाली है, और कितने रुपए डालने वाली है, वो सब डीआरएच में मिलेगा। ग्रे मार्केट में और तो ठीक है, चलो वो सब साइड की बात है। लेकिन मेन चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में ये एथर एनर्जी कैसे परफॉर्म करेगी, वो है। तो अब चालू करते हैं कि पूरा अपन मेन जो भी 547 पेज में जो जो मेरे को आता है, मेरे को भी सब नहीं आता, बट जितना मेरे को आता है वो सब अपन देखेंगे। तो चालू करते हैं। गिव मी अ मिनट। या सो डीआरएचपी इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। सो नाउ ये सितंबर 2024 की है, 6-7 महीने हो गए, कोई नहीं। तो इसमें लिखा है देखो कि फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। तो फ्रेश इशू क्या होता है? फ्रेश इशू मतलब न्यू शेयर्स, और ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस। मतलब अपने प्रमोटर जो इसके है, प्रमोटर मतलब जिनके पास पहले से स्टेक है इस कंपनी का, वो बेच रहे हैं। जैसे अगर अपन एथर में देखें तो समझो एग्जांपल कि आज विजय केडिया अगर इसमें इन्वेस्टर होते और वो अपना स्टेक इनमें बेचना चाहते हैं, तो वो हो गया ओएफएस। और फ्रेश इशू मतलब कि न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं, विच विल इवेंचुअली लीड टू मोर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर फॉर दिस कंपनी। तो अब ये है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों। अभी कितने का है वो सब अपन बाद में देखेंगे। इसके प्रमोटर है तरुण संजय मेहता, स्वप्निल बबनल जैन, ये सब देखो। आपको भी साथ साथ में अब जब ये वीडियो हो जाए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर जब ये हो जाए तब आपको खुद को डीआरएच भी खोलनी है और फिर से एक बार पढ़ना। तो ये सब इनके प्रमोटर है जो इधर दिए हुए हैं। ये आईआईटीएम से है, ये तीनों मतलब 2013 से है शायद इनका। तरुण, स्वप्निल, कैलेडियम, नेशनल इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट फंड, थ्री स्टेट वेंचर, हरणदीप सिंह, आईटीएम, ये सब है। और ये इसके बुक रनिंग मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी हम बोल सकते हैं। एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी, जेएम फाइनेंशियल, नोमुरा। अब ये पूरा इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नीचे जाएंगे, ये सब क्या क्या चीज़ होती है, इनको क्या बोलते हैं, वो सब है। अलॉटी, ये सब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी है, इन सब को बोलते हैं। बिड क्या होता है, एस्क्रो क्लाइंट आईडी क्या होती है, ये सब है इसमें। फिर अब थोड़ी लंबी होगी वीडियो, बट प्लीज़ इसको एंड तक देखना, आप कुछ ना कुछ नया तो पक्का सीखोगे।
ये देखो 2W मतलब टू व्हीलर, ये सब टर्मिनोलॉजी जो इस DRHP में यूज़ हुई है उनका फुल फॉर्म है। AIS मतलब ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ADC एथर ड्राइवर कंट्रोलर, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन और मैंने सब एक वीडियो में बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है। दिस ऑल आर टर्मिनोलॉजी, इंडिया AS, इंडिया NSDL, SEBI Act, this all are terminology. Now the main thing will start now. So yeah, we will go down, down, down. Summary, yeah. तो अब देखो, अब मेन है कि क्या बिजनेस है, इंडस्ट्री कैसी है वो बिजनेस की, कौन प्रमोटर है, वो सब है। तो समरी ऑफ बिजनेस जो दिया हुआ है कि वी आर अ प्योर प्ले ईवी कंपनी, मतलब प्योर प्ले ईवी कंपनी है, वो सब तो अपने को पता ही है कि एथर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है, स्कूटी। समरी ऑफ इंडस्ट्री, ये सब इसमें दिया हुआ है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल मोटोराइज 2W मतलब टू व्हीकल मार्केट बाय वॉल्यूम विथ 18.4 मिलियन यूनिट सोल्ड डोमेस्टिकली इन द फिजिकल ईयर FY 24। फिर प्रमोटर्स कौन है, वो सब नीचे नीचे जैसे अपन जाएंगे वो सब और डिटेल में है। ऑफर फॉर सेल ये सब है, कितने का है, क्या करेंगे वो रुपए का। ये देखो ये दिया हुआ है कि ये जो IPO रेस कर रहे हैं, IPO के रेस से जो ये लोग मनी इशू कर रहे हैं, वो मनी का ये लोग क्या क्या करेंगे। तो इधर दिया हुआ है कि उसका इतना 9 to 7 मिलियन केपेक्स करेंगे, न्यू फैक्ट्री लगा सकते हैं मे बी। फिर कोई बोरोइंग है इनके पास, कोई लोन लिया हुआ है, उसको रीपेमेंट करेंगे। फिर R&D में डालेंगे इतना रुपये। फिर कोई मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना रुपये डालेंगे। तो द मेन मोटिव जो था IPO रेस करने का वो ये है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये रुपए इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करेंगे तो करेंगे ही। मे बी वो इसका कुछ और भी कर सकते हैं, ये बस बताने के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि ये वही करेंगे। ये इनके प्रमोटर है, HMCR मतलब हीरो मोटर कॉरपोरेट लिमिटेड ऐसा कुछ है, वो भी इनका स्टेक है, 37% स्टेक है एथर में। ये सब है, डीप में जाएंगे इन सब में। ये देखो हीरो मोटर कॉप, ये RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मतलब DRHP में A to Z सब चीज़ें दी हुई है। अब देखो कब बोनस इशू किए थे, तो जनरली क्या होता है ना कि जब IPO आता है ना, तब इनको पता है कि अब हमको IPO लॉन्च करना है, तो ये लोग अपना स्टेक बढ़ाने के लिए बोनस इशू करते हैं, या फिर गिफ्ट इशू कर देते हैं, गिफ्ट शेयर, ESOP इशू कर देते हैं, ताकि इनका स्टेक बढ़ जाए, स्टॉक्स बढ़ जाए, शेयर्स बढ़ जाए इनके। ताकि अब जैसे इनका IPO आएगा तब ये अच्छे भाव पे बेच सकते हैं, और सस्ते दाम पे खरीदते हैं और अच्छे दाम पे बेच देते हैं। पेटीएम में भी यही हुआ था, ESOP इशू किए थे, बहुत सस्ते ESOP इशू किए थे विजय शेखर ने अपने आप को। प्रमोटर ग्रुप कौन कौन है, सेलिंग शेयर होल्डर कौन कौन बेच रहे हैं, जो OFS है मतलब प्रमोटर बेच रहे हैं, तो वो प्रमोटर कौन कौन है वो दिया हुआ है इसमें। ये सब ये दिया हुआ है इसमें, सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है, कितने बेचेंगे वो सब भी दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने रुपए में इन लोगों ने शेयर लिए हुए हैं एक कंपनी के, वो सब दिया हुआ है। ये लास्ट 1 ईयर में जो जो बोनस इशू या कैश हुआ है इक्विटी शेयर्स का, वो दिया हुआ है। तो मतलब ये बहुत डीप में है, ये तो कुछ नहीं, अभी धीरे धीरे जैसे अपन नीचे जाएंगे तब और मालूम पड़ता रहेगा। मेन चीज़ है अब ये रिस्क, कि एथर इंडस्ट्री के मेन रिस्क क्या है। जैसे ओला है उसके रिस्क क्या है, आग लग जाती है, मार्केट शेयर लूज हो रहा है, वही अब एथर के रिस्क क्या है। तो एक एक है, मतलब बहुत सारे रिस्क है इनके। तो वो सब देखना पड़ता है कि खाली ये नहीं कि ये कंपनी लिस्ट हो रही है, इसका ग्रे मार्केट भी हम देख लेते हैं और जो है अच्छा है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इंटरनल रिस्क जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि वी हैव इनकर्ड लॉस एंड नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग। इसका मतलब ये है कि ये लोग जब से चालू हुए तब से नेगेटिव कैश फ्लो में ही है, और इनका पैट भी नेगेटिव में ही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग पॉजिटिव आएंगी। ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लॉस बिफोर टैक्स, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग, ऑल आर इन नेगेटिव 24, 23, 2022। और लॉसेस बिफोर टैक्स, कंपनी लॉस में है पिछले 3 साल से, भी इन्होंने दिया हुआ है। लिमिटेड ऑपरेशन हिस्ट्री में, ये जस्ट 2013 में इन्होंने लॉन्च किया है, तो इनकी हिस्ट्री इतनी कुछ रही नहीं है, जस्ट 10 साल हुए, 10-11 साल। तो पीछे जाके देखे तो इतना कुछ है नहीं। तो अवर लिमिटेड ऑपरेशन हिस्ट्री मेक इवेटिंग बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिफिकल्ट। अब हिस्ट्री में जाके देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। तो
विच उसकी वजह से अपन फ्यूचर में क्या हो सकता है वो फोरकास्ट नहीं कर सकते. फ्यूचर ग्रोथ इज डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीकल. सही है, इनकी फ्यूचर ग्रोथ मेन इनका 99% इनका रेवेन्यू खाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से आता है. अगर ईवी में कुछ गड़बड़ हो गई तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल में दिक्कत आएगी, डिमांड कम हो सकती है. इफ द मार्केट इज नॉट डेवलप, जैसे ये लोग सोच रहे हैं कि मार्केट कैसे हो सकता है ईवी का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 2031 तक 31 तक बहुत सारी व्हीकल ईवी होगी. मे बी हो सकता है मोस्टली, बट नॉट 101% श्योर वी आर. सो डज नॉट डेवलप एज वी एक्सपेक्ट. तो दिस कैन बी ऑल्सो रिस्क. अब बिजनेस को हाँ, अगर कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वो भी एक इनके लिए रिस्क है. इन्होंने दिया हुआ है देखो कि 22-23 में कितने कस्टमर थे. 23,000, 85,000, 114,000. अब 2025 का ये तो लेट आई है, तो 2025 का मे भी आ गया होगा. अब सब अपना क्वार्टर ईयर दिखा रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं, तो इनका भी आ जाएगा. और ग्रोथ भी दिया हुआ है. तो ये देखो, मतलब अपन ये भी निकाल सकते हैं 2021 में कितना था. अगर 360 को पीछे लेके जाए तो पहले 2023 में इनके 23,000 कस्टमर थे. अब 22 में 23,000 कस्टमर थे. 23 में 85,000 कस्टमर थे. और 2024 में 114,000 कस्टमर है. तो ये सब डेटा अपने को, अगर अपन वो कोई डी आर एच में मिलता है, वो अपन देखते ग्रे मार्केट पे में, तो वो सब नहीं मिलता. अब यही साथ में अगर आप ओला कंपनी का डी खोलो और देखो तो और अच्छी चीज़ है. आपको ट्राई करना चाहिए. ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको ओला का डी खोलना चाहिए और रीड करना चाहिए. अब ये डेटा नहीं मिलता आपने को कहीं भी, ये पर डी में मिल गया. अब ये भी दिया हुआ है कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में कितना खर्च किया हुआ है. 22 में इतना किया था, 23 में इतना किया है, 24 में इतना किया है, 24 में इन्होंने कम किया है 23 से. अब इन्होंने ये भी बोला है कि हम IPO में जो रुपये आएंगे वो 3,000 के आसपास एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च करेंगे. तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा 2025 में, वो अपन एक फोरकास्ट कर सकते हैं. कॉम्पिटेंट विद द हाईली अटेंड डेवलप मार्केट. ये सब एक बार आप खुद पढ़ना तब समझ आएगा. इजी है, कुछ नहीं है ऐसा. इनको बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट मिलती है. जैसे ओला में आग लग जाती तो बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट मिलती थी उनको भी. ये सब रिस्क है, और रिस्क मेन चीज़ होती है. इलेक्ट्रॉनिक टू व्हील का सॉफ्टवेयर चार्जिंग कंपनी यूजिंग द मे बी डिफेक्टिव हाई क्वालिटी इशू. सेम कि मतलब हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में लगती है, तो वो भी एक रिस्क हो सकता है. बहुत सारी इनकी वजह से कंप्लेन आएगी विच कैन बी रिस्क फॉर द कंपनी. We are currently drive our revenue from the sale of limited electronic two-wheeler models. They are like they only have 8 models, 4, 5, 6, 7, maybe 7 or 8 models they are having. So they are having less model. Whereas if you see like TV, even though Ola has also like Ola के पास भी less models है, and जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक में लेस मॉडल है, पर धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा तो मोर एंड मोर मॉडल्स विल कम. ये आर मेनली रेवेन्यू. इनके मेन रेवेन्यू है ये वाली एक ये E2W और एथर डिस्ट्रा सीरीज़ एंड एथर 450. और इन्हें प्राइस भी बताया हुआ है देखो कि कौन सी बाइक, कौन सी स्कूटी कौन से प्राइस में मिलती है. ये सब अपने को नहीं मिलता अगर कोई और चीज़ में, कोई और वीडियो में देखते तो. DIHC में ये सब मिल जाता है अपने को. फिर इन्होंने ये भी दिया होगा कि कौन सी बाइक ने कितना रेवेन्यू लाया है, वो भी दिया होगा आगे. ये रहा देखो कि ये एथर 450 उसने इतना कंट्रीब्यूट किया है. सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी एथर 450X 5905 मिलियन. सो विच इज़ ग्रेट राइट. 34% ऑफ द रेवेन्यू इज कंट्रीब्यूटेड बाय एथर 450. ये 2024 का था, 2023 में सिर्फ यही थी, लेकिन 2024 में अब इन सब ने भी किया है रेवेन्यू में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, और 2022 में भी सिर्फ यही थी. तो मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, 24 में डिमांड बढ़ी तो लोग न्यू बाइक ले रहे हैं, खाली इसी पर डिपेंड नहीं हो रहे. तो एक अच्छी चीज़ है कि न्यू एरिया में भी जा रहे हैं, न्यू मॉडल भी बिक रहे हैं इनके साथ में. अभी भी मार्केट इनके लिए मार्केट शेयर अभी इसके पास ही है, तो वो भी बढ़िया है. अब ये देखो सबसे मेन चीज़ कि 2024 में कितनी बिकी ये वाली, 23 में कितनी बिकी, 22 में कितनी बिकी. एथर 450X जो अपन देखा कि कॉन्ट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करती है, वो बिकी 39,000. एंड एथर 450X 3.7W4H ये वाला, ओहो इसका भी 31% है रेवेन्यू. तो इस साल इसने जो अच्छा सा किया है, बहुत अच्छा किया है इसने इस साल चॉइस में.
ये इतनी 35,000, ये मे बी 1000, हाँ 35,936,000 मॉडल्स बिके इसके। अब इसके पास अपने पास इनके प्राइस भी है ये रहे, तो अपन उससे थोड़ा कंट्रीब्यूट कर एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसा रहेगा। ये देखो, ये और एक ये दोनों कंट्रीब्यूट करिए अप टू मोर देन लाइक 70%, दे आर दिस टू आर कंट्रीब्यूटिंग। और पहले 23 में 22 में खाली ये वाला था एथर 450X। तो ये सब देखो फिर से वही बात है, ये सब DRH में मिलेगा, तो DRH पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अनदर रिस्क इज, अब इसमें रिस्क क्या है कि ये दो मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर इन दो में कुछ ज़्यादा कंप्लेन आने लग गई तो लोग फिर इसको नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से इनका मे बी रेवेन्यू डाउन हो सकता है, क्योंकि ये 70% कंट्रीब्यूट करती है और इसी में अगर कुछ कंप्लेन आने लग गई तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क इफ़ आर इलेक्ट्रिक डू नॉट मेक द प्रोमाइज, या अच्छी क्वालिटी और परफॉर्मेंस नहीं मिला तो लोग खरीदेंगे नहीं, विच कैन लीड टू फॉल इन रेवेन्यू। द रिटेल प्राइस होते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव सबसे इम्पोर्टेंट है ये, गवर्नमेंट सब्सिडाइज देती है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, लेकिन क्या पता आज से 1 साल बाद अगर बंद कर दिया तो। मेन अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोग ले रहे हैं क्योंकि उनको सब्सिडी मिलती है। एनवायरनमेंट का किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है, सबको खाली सब्सिडी मिलती है इसलिए ले रहे हैं, सस्ती है इसलिए। जिस दिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर दी, चाहे वो ये हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या सोलार, फिर उनकी रेवेन्यू पे आएगा, थोड़ा इफेक्ट आएगा ही, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। फेम, शायद फेम चलती है अभी, इफ बिकम सेम, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का इन एलिजिबिलिटी हो गई देन इट कैन लीड टू डिक्लाइन इन रेवेन्यू और डिमांड टू। फिर ये है कि क्या है ये अवार्ड, ये लेटेस्ट अवार्ड का है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इफ सप्लाई फेल टू डीलर, अगर इनके सप्लायर जो है COGS, व्हाट इज COGS, वो भी मैंने अपने को आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है, वो फेल हो गए इनको टाइम पे देने में, तो मे बी लिमिटेड सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विल बी इन देयर मार्केट। तो ये लोग लिमिटेड लोगों को दे सकते हैं, विच कैन इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू। इसमें कंपोनेंट दिए देखो कि कौन से कंपोनेंट किस चीज़ में लगते हैं। अगर 100% कोई चीज़ है तो 35% मैकेनिकल में लगता है, बैटरी पैक में इतना लगता है, इलेक्ट्रॉनिक में इतना लगता है। मतलब इन्होंने पूरा ब्रेकअप ही दे दिया है कैसे क्या लगता है। अब ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डोमेस्टिक सोर्स 70, मतलब मोस्टली इनका 80 to 70% इंडिया में खुद का होता है, लेकिन रेस्ट 30 to 28% इज आउटसोर्स, लाइक चाइना 28%, इट यूज टू बी 10% प्रीवियस ईयर एंड 22 to 0%। और 2023 में साउथ कोरिया 20% था, लेकिन अब 0% है। अब ये चाइना से क्या मंगाते हैं, अगर चाइना में अगर उस चीज़ में दिक्कत आ गई तो वो इनको भी दिक्कत आएगी। तो क्या चीज़ है जो ये चाइना से मंगा रहे हैं वो भी बताते हैं लोग। तो इनका जो भी सप्लाई चीज़ है 70 to 80% इंडिया में होता है, वो अच्छी बात है। रेस्ट इज़ फ्रॉम चाइना। इन 2024 अगर हम देखें तो चाइना से ही हो रहा है। और अगर चाइना में कोई दिक्कत आई, जैसे अब अभी अपन देख रहे हैं जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अगर इंडिया ने चाइना के खिलाफ टैरिफ और बढ़ा दिया तो इनका ये दाम जो 28% है, अगर 100 रुपये का चीज़ होती है, अगर 30 रुपये वो चाइना से मंगा रहे हैं, वो बढ़ गया तो इनका COGS बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, अगर 100 रुपये की चीज़ है, 70% इंडिया से है और 30% इधर से है चाइना से, तो अगर ये अभी 120 में बेच रहे हैं तो इनका 20% मार्जिन होता है। लेकिन अब इंडिया ने 30% टैक्स लगा दिया चाइना पे, तो ये तो हो गया 70 रुपये, लेकिन ये हो गया 30%, 39 रुपीज़, तो ये हो जाएगा कितना, 109। तो और फिर ये हो जाएगा एक, अगर ये हो जाएगा 109, और अगर ये बेचे कि अभी जो कंपटीशन चल रहा है तो ये लोग प्राइस ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, कम तो कर ही नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, तो ये फिर से बेचेंगे 120 पे ही, तो इनका मार्जिन पे इफेक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि चाइना से कितना ला रहे हैं और आउट ऑफ इंडिया में कितना है। 9% ही रहेगा, लेकिन यही अगर पहले देखते तो 17% होता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये देखना है कि चाइना से लोग क्या कंट्रीब्यूट क्या ले रहे हैं। और ओके ओके ओके, सब ये सब एक बार आप खुद पढ़ना तब मज़ा आएगा। अब इन्होंने ये भी बताया कि इनके सप्लायर्स कौन है, कि ये माल किस किस से लेते हैं। ये देखो, और आवर टॉप 10 सप्लायर हु कलेक्टिवली सप्लाई 70% ऑफ आवर टोटल परचेज इन फिजिकल 2024 वेयर भारत FIH लिमिटेड
जैंक बैटरी के स्कोर कंपनी लिमिटेड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक, महल। अब इसमें हो सकता है कोई लिस्टेड भी हो, तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये इसका कस्टमर है। तो हो सकता है अगर इसकी ग्रोथ हुई तो अगर एथर की ग्रोथ हुई तो उसका उसका जो सप्लायर है वो उसकी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि एथर ग्रो कर रहा है तो सप्लायर भी ग्रो करेगा ही। ये तो सिंपल बात है। तो ये देखो शायद ये गैब्रियल इंडिया, हाँ ये लिस्टेड है और ये इसका एक सप्लायर है। अच्छी बात है गैब्रियल इंडिया के लिए। अगर एथर का प्रोडक्शन बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, तो हो सकता है कि गैब्रियल का भी भाव बढ़े, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहा है फिर। अब ये अपने को देखना है कि चाइना से लेता क्या है, वो सब भी नीचे आएगा। एनी डिस्टर्ब प्राइस, हाँ जो अभी मैं बोल, देखो ये लिथियम आयरन सेल विच इज़ मेन है ये इनके लिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए मेन होता है लिथियम आयन सेल्स, अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो इनके प्राइस में इफेक्ट आएगा। और इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर प्राइस में इफेक्ट आया तो हो सकता है कि इनका मार्केट शेयर डूबे, मार्जिन डूबे, ये सब भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ये इनके लिए। वी सोर्स आर लिथियम सेल वन ऑफ द फ्रॉम फॉर। ओके, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जो अभी चल रहा है इंडिया और यूएस चाइना इंडिया में कि, तो ये हो सकता है कि इंडिया वाले टैक्स बढ़ा दे। तो ये देखो इन्होंने खुद बोला है कि चाइना और साउथ कोरिया से हम लिथियम आयन सेल इंपोर्ट करते हैं, और लिथियम आयन सेल का अगर प्राइस बढ़ा तो इनके मार्जिन पे इफेक्ट आएगा, मार्जिन पे इफेक्ट आएगा और दिक्कत हो सकती है इनको। एज वी रैली ऑन फॉरेन सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ लिथियम आयन जनरेटर परचेज एग्रीमेंट विद सेल टू डू नॉट स्पेसिफिक टर्म सच एज प्राइस एंड क्वांटम, वी फेस मोर प्रोनाउंस्ड रिस्क रिलेटिंग टू द अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग एंड क्वांटम ऑफ दिस इज इंक्लूड डिसरप्शन द सप्लाई चेन। सेम है कि वही, अगर ये चाइना से धीरे धीरे अगर कम करे तो बढ़िया है, नहीं तो इनके पास अनदर ऑप्शन है साउथ कोरिया का। बट ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। वी इफ़ वी आर रिटेन, ठीक है ये सब एक बार आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होते हैं ये सब। कोई भी रिस्क को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ किधर भी हो सकती है। इंडिया नेपाल दोनों में है। मैंने ये भी देखा था कि शायद श्रीलंका में भी इनका है, इनके प्रमोटर का ट्विटर पोस्ट देखा था मैंने। टेबल शेयर टोटल। अब इनका जो इन हाउस फैक्ट्री है उन्होंने ये भी दिया है कि इन हाउस फैक्ट्री में कितना प्रोड्यूस किया है ईच ईयर। तो E2W में भी कुछ होगा, वो इन्होंने इतना प्रोड्यूस किया है, सीधा मतलब 5x हो गया है 2 ईयर में। सेम बैटरी पैक भी 5x हो गया। तो डिमांड है तो करना ही पड़ेगा मोर एंड मोर। आर बिजनेस एंड प्रॉस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू बिल्ड आई थिंक नॉट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए। जो मैं बोला था कि फर्दर वी इंटेंट टू यूटिलाइज सीजन फॉर द नेट टू फंड, जो ये आईपीओ रेस कर रहे हैं उसमें तीन, ये 3,000 मिलियन विल बी गोज टू एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। मे बी ट्रू, मे बी नॉट, वो तो अब आगे मालूम पड़ेगा क्या होगा। An adverse shortage in the inventory of electric and component and management could result in cost. सेम प्रोडक्शन डिले होगा, लिमिटिंग होगा, तो अगर प्रोडक्शन डिले हुआ तो मार्केट शेयर पे एक इफेक्ट आ सकता है। इन्होंने इन्वेंट्री भी दी है, 22 में कितनी थी, 30 में कितनी है, 24 में कितनी थी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब अगर आप एक लगे, मतलब समझो आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें आप 100 लगेज बना सकते हो एक दिन में, और अभी आप बना रहे हो 50, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई 50%। अगर आप 150 बना रहे हो, 150 बना सकते हो और 50 बना रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई 33%। जिससे आपका रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि आप बना सकते हो इतना, बना रहे हो इतना। तो अगर ये 10 रुपये पे बिके, अगर ये 10 रुपये पे बिके तो ये होता है 1500 का रेवेन्यू। लेकिन अभी आप जनरेट कर रहे हो 500 का, तो साल का हो गया 6,000, सॉरी 60,000। व्हाट हैपनिंग, सॉरी, इज इक्वल्स टू दिस। इतना शॉर्ट कर रहे हो आप, इतना शॉर्ट हो रहा है, तो वो भी गलत चीज़ है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि इन फिजिकल 24 आवर हाउसर फैक्ट्री हैड ए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर बोथ। इतनी कम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आना ही है,
ये देखो इन्होंने लिखा है इधर, और एज ए इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ फॉर द ईडब्ल्यू एन, और साथ में इन्होंने टेबल भी दी है कि एनुअल कैपेसिटी कौन सी की कितनी थी, कितनी बनाई है, और 3 साइकिलें दिए है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है फ्यूचर के फोरकास्ट करने के लिए कि अब आगे क्या क्या हो सकता है, और उससे कि आज क्या प्राइस हो सकता है। अगर उससे कम है अच्छी बात है, नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा। और मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ एक्चुअली, मैं बहुत लंबी वीडियो होने वाली है इसलिए। वी आर हाईली डिपेंड ऑन द सर्विस ऑफ तरुण, ओके, के एम पीज की मैनेजरियल पर्सनल तरुण संजय मेहता, जो एक प्रमोटर है, सीईओ है। वी आर, ये लोग बहुत हाईली डिपेंडेड है उन पे। अगर वो लोग कंपनी छोड़ दिए तो मे बी कंपनी का कुछ हो सकता है इशू। एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड डेटा दिया हुआ है इन्होंने। वी रिक्वायर सिंगामोटो कैपिटल, कैपेक्स चाहिए इनको, और कैपेक्स का वो भी दिया हुआ है कितना कितना क्या चाहिए। अब ओ एफ एस आई पी ओ ला रहे हैं तो उसमें मे बी लाइक मैंने 900-702 million इज विल बी डिप्लॉय ऑन केपेक्स। तो अच्छा है, वो भी केपेक्स चाहिए, आर एन डी भी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, मोर एंड मोर आर एन डी इज रिक्वायर्ड। रिसर्च एंड ये रहा गया, रिसर्च एंड आर एन डी के बारे में भी डेटा दिया है, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम दिया है। इट शुड बी इंक्रीजिंग, लाइक मोर एंड मोर आर एन डी शुड बी डूइंग। बट ये भी ध्यान रखना कि आर एन डी ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि वो भी एक एक्सपेंस है, और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो किसी को नहीं पता। आर एन डी सक्सेसफुल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वी मे एक्सपीरियंस डिले, डिस्ट्रप्शन और कॉस्ट ओवररन्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री 3.0 एट द, ओके। सो ये लोग एक न्यू फैक्ट्री बना रहे हैं औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, फैक्ट्री 3.08। और ये लोग बता रहे हैं कि वो फैक्ट्री बनाने में डिले भी हो सकता है, और जिसकी वजह से, डिले होने की वजह से इन्होंने जो अप्रॉक्स प्राइस डाला है वो प्राइस बढ़ भी सकता है। तो अगर ये लोग बोले कि लाइक ये लोग 10,000 रुपये इशू कर आई पी ओ से रेस कर रहे हैं, तो 50% इसमें जाएगा, लाइक 5,000 विल बी इन एग्जाम्पल जस्ट केपेक्स में जाएगा, 2,000 लोन रिपेमेंट में जाएगा, और 3,000 समझो कि आर एन डी में जाएगा। अब इसका प्राइस बढ़ गया 25 तक, तो ये 6,000 हो गया। तो इनको इन दो में कहीं ना कहीं इफेक्ट लाना पड़ेगा, या तो किसी को एक को कम करना पड़ेगा। अगर इन्होंने लोन को कम किया तो फिर इंटरेस्ट पे दिक्कत आएगी आगे, और मार्केटिंग आर एन डी में कम किया तो भी दिक्कत आएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रहा 9 to 7 million of the net proceeds are intended to be utilized for funding our capex requirement to construct our factories and the formerly Aurangabad we have retired। ओके, सो ये लोग न्यू फैक्ट्री बना रहे हैं औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में है, छत्रपति संभाजी नगर, 9 to 7 million पे। और ये लोग बता रहे हैं कि डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो हो सकता है कि प्राइसिंग कॉस्ट और बढ़ सकता है, विच कैन लीड टू लाइक जो अभी मैंने बताया कि कहीं एक जगह कम करना पड़ेगा। और ये प्रॉन पक्का भी नहीं है कि जैसे उन्होंने बोला कि 2 साल बाद ही फैक्ट्री बनेगी तो 2 साल बाद ही बनेगी, मे बी कंस्ट्रक्शन में भी डिले हो सकता है। एनी फेयर द प्रोडक्ट एंड सिस्टम रीजन, डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई ब्रीच हो गया तो फिर से दिक्कत आएगी। द लिथियम आयंस यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर का बैटरी पैक कोड कॉच एंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेन। ओला में, ओला के लिए इसमें ट्विटर और पे इतना हेट फैला, इतना हेट फैला कि आग लग रही है भाई। ओला मतलब आग है, आग का गोला है, सेम यही। कैन, बिकॉज ऑफ lithium ion cell used in the EV two vehicle battery pack could catch and fire and vent smoke। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे घर पे भी अभी मतलब सोसाइटी में आग लगी थी ओला के एक स्कूटी में। तो अब मतलब कोई भी नहीं चाहता कि ओला ले, जब जान जान प्यारी है भाई। स्टैचू ऑफ ये सब ठीक है। द ड्राइविंग रेंज ऑफ द, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनी का इन्होंने मॉडल के साथ क्या रेंज है वो दिया हुआ है। अब देखो इनके कॉम्पिटिटर कौन है, एथर, बजाज ऑटो का है, चेतक है, ठीक है, ओला का ठीक है, टीवीएस का है, क्रिव्स का है, ओकिनावा का है, हीरो का है। इन्होंने सबकी रेंज दी हुई है, सबकी। अगर देखें हम तो सबसे ज़्यादा रेंज है ये वाली, ओला की है 195। यस, तो ओला की सबसे ज़्यादा रेंज है। इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर के साथ रेंज दी हुई है। अब अगर ओला आपको इतना रेंज दे रहा है तो, और यही प्राइस में इन दोनों का प्राइस, जैसे एथर का प्राइस 1 लाख है और ओला का भी 1 लाख है, और ये रेंज दे रहे हैं समझो 200 किलोमीटर, और ये रेंज दे रहा है 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर, तो मोस्टली पीपल विल गो एंड चूज़ ओला।
बट अब ओला में आग लग रही है तो फिर लोग ये लेंगे। पर अगर इसमें भी आग लगने लग गई और इसके साथ एक हीरो है जो दे रहा है 120 की, पर इसमें आग का एकदम भी है ही नहीं रिस्क, तो फिर लोग ये प्रेफर करेंगे और ना इनको नहीं करेंगे। क्योंकि लाइक 50-60 हज़ार रुपये में आग लगना तो भाई जान प्यारी है। तो ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये सब आपको नहीं मिलता कहीं भी, ये सब DRHP में मिलता है। तो DRHP पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ आएगी, मे बी अगर आपको 20% भी आ गया ना DRHP का, बहुत है, धीरे धीरे ही होगा। मेरे को भी नहीं आता सारा। डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ सर्टेन ऑफ कंप्यूटर एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। ओला, एथर, ये सब तो अभी अभी आए हैं। इसके पहले जो बजाज बजाज पल्सर, TVS की जो बाइक्स आती है, हीरो की जो बाइक्स आती है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, कस्टमर भी है, ब्रांड वैल्यू भी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, इनके पास सब चीज़ है। तो लोग एथर ओला पे क्यों डिपेंड करेंगे जब इनकी इतनी अच्छी गुडविल है। तो आज ये लोग थोड़ा लेट हो गए, पर कोई नहीं, अगर ये अभी भी मार्केट में एंटर किए तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं ओला और हीरो को। एथर के अंदर हीरो का स्टेक है, तो वो आएगी दिक्कत इनको भी अगर ये लोग एग्रेसिव हो गए तो। होंडा, हीरो, जो भी अपन बाइक चलाते हैं, लाइक इंडिया में 20 साल से लाइक 4-5 कंपनी है जो बाइक बेचती है, जिनका अच्छा नाम है। TVS है, बजाज है, हीरो है, होंडा है, यही मेन है जो सारी बाइक बेचती है। ये तो अभी न्यू न्यू कंपनी तो EV के नाम नाम पे आई है, लेकिन अगर ये लोग चाहे, हीरो, होंडा, TVS, बजाज, आइचर, हीरो, रॉयल इनफील्ड वाली, तो हो सकता है ये लोग बढ़ा सकते हैं अपना स्टेक और मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। अभी ये मे बी ये लोग मार्केट कैप्चर में पीछे होंगे, बट देखे तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से हीरो, होंडा, फिर TVS, ये सब मार्केट कैप्चर कर लेंगे इनका। द वाइडर डिस्ट्रीब्यू और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो सबसे ज़्यादा है, तो बढ़िया है इनका, मतलब हीरो, होंडा, इन सब का। एंड वारंटी इशू मेन है, वारंटी इशू कि कितना पे क्या देता है, इन्होंने दिया भी है कि कितने ऑफर देते हैं, क्या कैसा है। तो ये अगर किसी को देखना है तो ये पढ़ सकते हैं, 62 पेज नंबर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी चीज़ है। अभी तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पर ठीक है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी या रैपिड, हाँ, टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, आप लोगों को भी इवॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ में, विच कैन इंक्रीज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। सही है, मोर एंड मोर R&D करना पड़ेगा। वी फेस अरेंज द प्रोविजन ऑफ चार्जिंग, एकदम सही है। आपको आजकल पेट्रोल पंप हर जगह मिलेगा, पर चार्जिंग स्टेशन कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। मे बी वो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडिया में, बट अभी भी बहुत बाकी है। और चार्जिंग स्टेशन के और पेट्रोल पंप के अगर देखें तो पेट्रोल पंप बहुत आगे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर आप सड़क में चल रहे हो और आपकी EV का बैटरी डाउन हो गया, तो फिर कहाँ पे चार्ज करोगे, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और चार्ज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अभी एक चाइना में आई है BYD, जो न्यूज़ पढ़ी होगी कि 15 मिनट में ये लोग चार्ज कर रहे थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूरा अपना सेल्स का डेटा ही दे दिया कि किधर क्या बिकती है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, कौन से जोन में बिकती है। तो अगर देखें तो साउथ में सबसे ज़्यादा इनकी बिकती है, 70% सेल इन साउथ। तो इनके पास अच्छा मौका है, ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट सेंटर, एक्सपोर्ट टू नेपाल भी करती है, इधर अपना पैर जमाने के, पैर फैलाने के और उधर मार्केट कैप्चर करने का। मोस्टली इनका 68% साउथ में होता है। ये डेटा देखो आपको कहीं नहीं मिलता, लेकिन DRHP में मिला। तो DRHP में बहुत अच्छा अच्छा डेटा है। इफ़ आर कस्टमर, जस्ट अ मिनट, इफ़ आर कस्टमर टू ये सब ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई, डिले इन द कंप्लाई, ओके, ये सब वही है, सब्सिडरी। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये अमाउंट बोल रहे हैं केपेक्स का, ज़रूरी नहीं है कि उतना ही लगेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा लगे या कम भी लगे। कम तो क्या ही लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाईली डिपेंड ऑन द हेल्थ एंड फंक्शन ऑफ द की कंपोनेंट। सही है, अगर बैटरी ख़राब हो गई तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंपेयर टू इंटरनल कम्बशन एनर्जी द कंपाउंड। सही है ये भी। वैसे अगर आप DRHP खोलना है, एक बार रिस्क के सारे पढ़ लेना। पेटेंट्स भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस में भी आइडेंटिफाई बाय द फिल्म, ठीक है।
वी आर सब्जेक्ट टू वेरियस एनवायरनमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि ईवी एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है, पर भाई ऐसा नहीं है। लिथियम आयन सेल्स एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईवी है तो एनवायरनमेंट को कुछ नहीं होगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि ईवी की वजह से एनवायरनमेंट में और दिक्कत आ सकती है, और मतलब समझ जाओ आपको। आई यूज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक है। बोरोइंग्स, इफ़ यू आर अनेबल टू कंपाई विद द रिपेमेंट, जो ये लोग इशू आईपीओ के लिए रेस कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि 1500-2000 रुपये बोरोइंग्स को कम करने के लिए लगेंगे, बट नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि उधर ही जाएगा, हो सकता है अगर केपेक्स का बढ़ गया तो इनको केपेक्स करके थोड़ा इनको ये कम करना पड़ेगा। 2000 जो अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इन्होंने सोचा था, वो अब इनको 1000 करना पड़ेगा। मे भी इनके डिबेंचर्स होंगे, उनमें भी देते होंगे लोग। कोई टैक्सेस में होगा दिक्कत, वो सब है। कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ये तो ठीक है, कोई नहीं, कम है, 9 मिलियन ही है, तो वो चलता है, कोई नहीं। एथलेट इट में नॉट बी विद द इलेक्ट्रॉनिक चेंजिंग, ठीक है सब। द पावर यूज टू चार्ज पार्टली जनरेटेड बाय नॉन रिन्यूएबल सोर्स में, हाँ। तो वो जिनसे इलेक्ट्रॉनिक मिलती है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो एनवायरनमेंट के लिए फिर से वो बड़ी दिक्कत है। तो फिर क्या ही मतलब ईवी यूज़ करेगा जब तक वो सोलर में नहीं होगी तब तक। ये रहा देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर एंड लेटर डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी पैक आर एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट हैजार्ड्स। तो जो बैटरी पैक है वो एनवायरनमेंट के लिए बुरी चीज़ ही है, तो फिर क्या मतलब ईवी की एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाती। 7,500 नेट प्रोसीड आई इंटेंड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू रिसर्च व्हिच ठीक है। कस्टमर्स मे फेस डिफिकल्ट चार्जिंग, सेम कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप लोगों को चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए दिक्कत आ सकती है। वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ईवी कि लोग क्यों ईवी अभी भी प्रीफर नहीं कर रहे और पेट्रोल पे ही जा रहे हैं। वी कलेक्ट एंड प्रोसेस सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर द व्हीकल, ठीक है। डेटा मिलता है इन सबको, कि डेटा चोरी होगा तो वो दिक्कत है। वी एंगेज इन मैं कंटिन्यू एंगेज इन आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जेंसॉल में जो अभी हुआ था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में बहुत सारी गड़बड़ थी, तो इनकी आरपीटी में भी हो सकता है कुछ ऐसे हो कि हीरो से लोन ले रहे हो या दे रहे हो, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर, सही इंटरेस्ट तो दे रहे हैं। जैसे 1 लाख का लोन लिया है समझो, तो उस पर 2% ही 2,000 इंटरेस्ट ही पे नहीं कर रहे हैं, साल का 2,000 इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, तो एक गलत चीज़ है। ये सब इन्होंने आरपीटी का बारे में दिया है। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इंश्योरेंस पॉलिसी मे नॉट बी, ठीक है, इंश्योरेंस के बारे में है। फिर ये क्या है, वी मे नॉट बी एबल टू सस्टेन, मे नॉट। मेन इनका है कि सब्सिडरी, अगर फेम में कुछ हो गया देखो, ड्यू टू फेम सब्सिडरी रिडक्शन, इनका 2024 में रेवेन्यू इतना कम क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू फेम सब्सिडरी रिडक्शन, इन्होंने खुद ने बोला है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है कि अगर इनके फ्यूचर में और सब्सिडरी कम हुई तो इनका रेवेन्यू और डाउन आ सकता है। लोग ईवी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रहा है, अगर सब्सिडी नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। मैनेजमेंट जजमेंट इज यूज, मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है। दे मे बी इंजस्ट, ठीक है, जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनको इंजरी और हो सकता है। वी हैव यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम किसी रिपोर्ट, ठीक है। एज वी ऑपरेट इन द कॉम्पिटिटिव वी फेस डाउनवर्ड प्राइसिंग प्रेशर। हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज क्या करें, अब बिरला पेंट, एशियन पेंट, इन सब में देखो बिरला अपनी प्राइसिंग बहुत कम किया है एशियन पेंट से। सेम अगर आपको अब समझो कि हीरो को इसमें आना है, तो वो प्राइसिंग ऐसी करेगा, वो इतना बड़ा स्केल है उनका, वो प्राइसिंग कम कर सकते हैं, उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। R&D करने के लिए उसके पास पैसे है, रिसोर्स है उनके पास, तो वो इनका स्टेक ले सकता है मार्केट से। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनके पास। एज वी ऑपरेट इन द कॉम्पिटिटिव इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट वी मे फेस डाउनग्रेड प्राइसिंग। अब अगर फिर इनको रुपए कम करने पड़ेंगे, रुपए कम करेंगे तो इनका रेवेन्यू और कम होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। 57 नंबर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री मेक इट डिफिकल्ट, सही है, इनकी हिस्ट्री इतनी कुछ नहीं है, 2023 में 2013 में चालू हुआ है। सर्टेन ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर की एम पी एंड सी एम हैव इंटरेस्ट इन कॉमन, ठीक है। ये सब वी ट्रैक सर्टेन ऑपरेशन मैट्रिक नॉन गैप अकाउंटिंग रिलेटेड है, वो एक बार अपन इसको छोड़ देते हैं। Our international operation business action abroad may subject to unfavorable regulatory political currency tax tariff, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, इनका इतना अभी है नहीं। ये रहा श्रीलंका में मैं देखा था ना, इन्होंने इनके
पोस्ट देखा था मैंने, तो ठीक है, बढ़िया है। अभी तक ये नेपाल श्रीलंका में है, तो ठीक है, इनका अभी कोई टैक्स का ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट, इंडिया यूएसडी का जो रेट हो रहा है, वी मे नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड, हाँ तो कोई बात नहीं भाई, वी मे नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड इन द फ्यूचर। जब इनके पास कैश ही नहीं हो रहा है तो फिर डिविडेंड पे करके और कैश बन क्यों करें। वी आर मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्क associated with the same alliance or acquisitions। HM, ये रहा हीरो मोटर कॉप लिमिटेड, दे हैव बीन सर्टेन इंस्टेंस ऑफ डिले इन द पेमेंट ऑफ सच ए ड्यू, ठीक है, बहुत अच्छा रिस्क है अभी एक। वी हैव नॉट बी एबल टू obtain आई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक्सटर्नल रिस्क क्या है, रिस्क रिलेटेड टू इंडिया, चेंजिंग लॉ कोई चेंज हो गया, सब्सिडी के रिलेटेड कोई लॉ चेंज हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, कि पहले हुआ कि ईवी ईवी ईवी, अब लोग सोच रहे हैं कि उनको ईवी नहीं लेना, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये लोग इतना केपेक्स कर रहे हैं, पर अब अगर ईवी लोग प्रीफर ही नहीं करेंगे तो केपेक्स फालतू में जाएगा इनका। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कुड बी सडन इंक्रीज वॉलेट ड्यू टू फाइनेंशियल वे कंट्री। यूएस में जो अभी हो रहा है टैरिफ, पाकिस्तान में पाकिस्तान तो क्या ही बोलूँ मैं, वो तो गया वही ऐसे ही। वॉलेटिलिटी है सारे कंट्री में, रिसेशन की टेंशन हो रही है, विच कैन इम्पैक्ट चाइना से ये लोग जैसे लिथियम मंगाते हैं, तो वो भी एक दिक्कत हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये लोग चाइना से लिथियम मंगाते हैं, अब समझो चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस में, पर अब यूएस ने अगर शायद इतना टैक्स लगा दिया है चाइना पे, तो अब चाइना में लिथियम बहुत बढ़ गया। अब लिथियम जो पहले चाइना में 100 रुपये का था वो और इंडिया में अगर वो 110 में बेचते थे, तो अब चाइना में उसका सप्लाई बढ़ गया, मतलब माल बढ़ रहा है, तो वो सस्ता बेचेंगे, तो हो सकता है कि ये लोग 90 रुपये में बेचे इंडिया वालों को, और ऐथर अपना प्राइसिंग डाउन नहीं करे, उतने का उतना ही रखे, तो उनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ सकता है। ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है, अभी के अगर माहौल में देखें तो ऐसा हो सकता है, बट मेरे को आइडिया नहीं लिथियम और यूएस का कैसा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ये रिस्क नहीं, ये डी रिस्क होगा एक कंपनी के लिए, बट आई डोंट नो लाइक चाइना कितना बेचता है लिथियम, मे भी बेचता ही होगा, चाइना सब कंट्रोल करता है। इंडिया इंक्रीज इंडिया इन्फ्लेशन में लीड टू इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है, डिक्लाइन इन प्रॉफिट, ठीक है, इवन बियॉन्ड कंट्रोल सजन है, ठीक है, ये सब तो कोई बात नहीं। ये अच्छा है कि इनकी 3 फैक्ट्री है तो अलग अलग जगह पे है, तो वो बढ़िया है। एक जगह पे ही सैचुरेटेड हो तो वो गलत हो सकता है। एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी डाउनग्रेड ऑफ इंडिया डेप्ट रेटिंग को ओके फॉर इंटरेस्ट देने में दिक्कत आएगी, इंडिया लॉ, ठीक है सब तो। इन्वेस्टर में हैव बी डिफिकल्ट फॉर्मेशन, ठीक है सब, जजिंग इंडिया, यस इंडिया भी, ठीक है। वी मे इफेक्टेड बाय द कॉम्पिटिशन लॉ इन इंडिया, ठीक है, ये सब। फ्लक्चुएशन इन द एनर्जी रेट, ठीक है, सब तो देख लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और कॉर्पोरेट प्रमोटर हीरो इज स्टेट ऑफ अ कंपनी दैट आर इन सेम, हीरो मोटर कॉप भी सेम बिजनेस में, एथर भी सेम बिजनेस में है, ये भी एक रिस्क है। Any conflict of interest which may occur as a result could affect our business prospect, result of the operation and financial condition. Our equity shares have not been traded on the falling, ठीक है, वो इशू आएगा लिक्विडिटी का, अगर हो सकता है तो, जब इशू हो तो। नो प्रोसीड, ओ एफ एस बेचेंगे तो वो ओ एफ एस का अमाउंट इन लोगों कंपनी को नहीं मिलेगा, वो प्रमोटर के जेब में जाएगा। प्रमोटर मतलब वो प्रमोटर अपने पर्सनल के लिए कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और कंपनी इशूज में सिक्योरिटी, इन्होंने खुद ने बोल दिया, कंपनी हैज इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर एट अ प्राइस दैट मे बी बिलो द ऑफर प्राइस। अगर समझो इनका ऑफर प्राइस 100 रुपये का है, तो इन्होंने अपने प्रमोटर को मे भी 20 रुपये में बेचा हो, कोई दूसरे प्रमोटर को 30 रुपये में बेचा हो, किसी और को 50 रुपये में बेचा हो, जो लिस्टिंग प्राइस से बहुत नीचे है, जो पेटीएम में हुआ था। इन्वेस्टर में बी सब्जेक्टिव टू इंडियन टैक्स अराइजिंग, ठीक है, क्यू आई बी एन, ठीक है, ठीक है, देयर इज नो ठीक है, सब ठीक है, चलो राइट, ठीक है, तो ऑफर ठीक है, ये ऐसा इतना कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये वाला था रिस्क, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, किसी एक को भी मिस नहीं कर सकते। अभी तो मैं को वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है इसलिए, बाकी आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एक बार डी आर एच पी जाके पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डी आर एच पी एक कंपनी के लिए। अब थोड़ा नीचे जाते तो अब नया आएगा कि चलो ये सब फाइनेंशियल्स है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बाद में देख लेंगे, नीचे भी आएगा, ये सब नीचे आएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब आपको देखो, अगर आपको इनके प्रमोटर का एड्रेस जानना है तो वो भी मिल जाएगा, ये रहा सारे प्रमोटर का एड्रेस अपने पास, डी आई नंबर,
तरुण संजय मेहता, CEO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलो इसका देखते हैं किधर है, बेंगलुरु में। एक सर्च दूरी है खाली अपन। मालूम तो बड़े भाई कौन से इतने बड़े घर में रहते हैं लोग। मैप्स मैप्स मैप्स, 1 मिनट लगेगा। किधर है ये रहा। ओह, अच्छी जगह लग रही है मेरे को तो, तालाब के बीच में। ठीक है, बढ़िया है। अब इनका देखते हैं, ये भी प्रमोटर ही है। किधर रहता है ये भी बेंगलुरु में रहता है। रंका कॉलोनी, बेंगलोर में। अगर कोई देख रहा है तो भाई जाओ उनके घर पे मिल के आओ, आस पास में होगा। ठीक है, इधर किधर रहते होंगे। इन्होंने दिया है, जाओ ढूंढो ये किधर है ये जगह। रुको, इसको मैं ऐसे सर्च करता हूँ। ये सब आपको नहीं मिलता कहीं भी। ये सब DIHP में सब इंफॉर्मेशन होती है। प्रमोटर किधर रहता है, कितना कमाता है, वो सब मिलेगा। ये रही ऐसे में। फोटोज़ नहीं है क्या इनके? कोई नहीं, चलो ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। ये गुड़गांव में रहता है, इसका भी देखते हैं। बस ये लास्ट है, फिर तुम लोग देखना। ओबेरॉय भाई साहब, फोटोज़, हाँ ये रहना। ठीक है, क्या करना है अपने को अब। ये सब कौन कौन किधर रहता है ये सब दिया हुआ है। CS किधर रहती है, कौन CS है। पूजा अग्रवाल इज द CS एंड द कॉम्प्लायंस ऑफर ऑफ अ कंपनी, हर कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब इनका होना है। फ़ोन करना है तो आप फ़ोन भी करो चलो इनको, कि भाई क्या, ये सब ठीक है। पैन नंबर भी शायद देते हैं। फिर ये बुक रनर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर और एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल, वो सब दिए हुए हैं। अभी तो 50%, 20% हुआ है। ये सब ठीक है, एक बार इन सबको इग्नोर करते हैं। बाकी आप खुद एक बार जाके पढ़ना। ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इन्होंने इशू किए, कैसे फंड रेज किए, वो सब दिया हुआ है इन्होंने। इतना तो मेरे को आइडिया नहीं इनका, बट ठीक है। कब किसको क्या अलॉटेड हुआ है वो सब दिया हुआ है इन्होंने। आप जब खुद पढ़ोगे तब एक बार थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ी यूज़ करना, ChatGPT, गूगल के, सब मालूम पड़ जाएगा क्या क्या होता है। नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। एक बार अवॉइड करते हैं इन सबको। किसको कितना कैश है, क्या प्रमोटर है, कौन बेच रहा है, वो सब दिया हुआ होगा इधर। अभी तो टाइम कम है इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। कौन सेलर है, कौन कितना स्टेक बेच रहा है, वो सब दिया हुआ होता है। प्रमोटर ग्रुप कौन है, प्रमोटर ग्रुप में कौन कौन है, RPT क्या क्या है, वो सब दिया हुआ है। जैसे ये प्रमोटर ग्रुप है। गिफ्ट परचेज, ये सब दिया हुआ है। कौन कितना % स्टेक होल्ड करता है, ये सब दिया हुआ है। इसका स्टेक तरुण संजय का 6.63 है। स्वप्निल बंजन जैन का भी है। हीरो कॉर्प का 37% है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट का 15% है। इंडिया जापानीज फंड का 10 पॉइंट ये है। कमात एसोसिएट्स 2.22 है। एनके कमात, ये शायद निखिल कमत है। हाँ, ये निखिल कमत और है, ज़ेरोदा के फाउंडर्स। उनका भी स्टेक है, मैं भी बढ़िया है। अभी ख़रीदा है शायद। ये सब इन कितना किसका स्टेक है वो सब दिया हुआ है। ई सॉप्स क्या होता है, किनको कितना दिया हुआ है, वो सब दिया हुआ है। ऑप्शन कैंडिडेट, ये सब एक बार अगर अपन इग्नोर करें तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेन है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, कि ये जो इशू कर रहे हैं रुपए इतना IPO से रेस कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, केपेक्स जो अपने देखा, रीपेमेंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट इन R&D, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब एक एक इनमें ध्यान में देखते हैं। ये देखो, इन्होंने एस्टिमेट भी दिया हुआ है कितना होगा, किस साल में लगेगा। अब ये देखो, जो केपेक्स कर रही है महाराष्ट्र में इतना, कौन से साल में कितना लगेगा वो दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 25 में इतना लगेगा, 26 में इतना लगेगा, तो हो सकता है कि 27 में आना चालू हो, 27 में कंपनी का फैक्ट्री बने, तो रेवेन्यू 27 के बाद आएगा। अब लोग क्या करते हैं कि ठीक है, केपेक्स करने वाला है, 24 में खड़े हैं, तो 25 से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। नहीं, रेवेन्यू आएगा इनका 2027 से, और पता नहीं कब बनेगी, 2028 में ही बन सकती है, तो रेवेन्यू इनका आना होगा तब से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फोरकास्टिंग में भी बहुत काम आती है, कि कब किधर बनेगा, कितना कौन से साल में बनेगा, कितना कैपेक्स कब यूज़ होगा। ये इतना यूज़ होगा तो कैश अपना इतना जाएगा,
तो अपने को फोरकास्टिंग में मालूम पड़ेगा कि ठीक है इसका कैश अगर इतना रिस्क रहा है तो उस साल में कैश कितना जाएगा, तो कितना कैश बचेगा, तो कितना FCFF बचेगा इनके पास, रीपेमेंट कब कितना करेंगे। अगर ये इतना एम कर रहे कि इतना करेंगे तो 26 में 25 में इतना करेंगे, 26 में इतना करेंगे। अब ये तो अब 25 तो आ ही गया है, तो इसको आप 27 तक गिन ही लो, क्योंकि अब रेज अप कर रहे हैं, 26-27 में होगा तो 28 से 29 में आएगा। R&D में लोग कितना डालेंगे, 2028 तक का इन्होंने दिया हुआ है, कितना कितना डालेंगे, एक्सपेंडिचर कितना डालेंगे। तो ये जो दिया हुआ है ये इससे भी अपन फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि R&D में इतना इतना जाएगा हर साल, मार्केटिंग में कितना लगने वाला है वो दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा केपेक्स के बारे में दिया हुआ है, ये हो तो आप प्लीज़ इसको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। मैं एक बार शॉर्ट में पढ़ के देख लेता हूँ। वही है कि कितना कौन से ईयर में लगेगा, प्रोजेक्टेड है इतना, वो सब ही है। मे बी नॉट नेसेसरी कि 2027 में रेवेन्यू आना चालू हो जाए, हो सके 2028 में भी आए। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या चीज़ चाहिए उसमें। केपेक्स में इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलिंग कब कैसे होगा वो भी दिया हुआ है इन्होंने, कॉस्ट कितना लगेगा ये सब दिया हुआ है, लैंड के लिए कितना रुपए लगेगा। मतलब आप देख रहे हो इन्होंने सब ब्रेकअप दिया हुआ है, सबका सब A to Z ब्रेकअप दिया हुआ है। लैंड में इतना रुपए लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना लगेगा, प्रोडक्शन इक्विपमेंट में इतना लगेगा, यूटिलिटी में इतना लगेगा। हो सकता है इन्होंने ये भी ब्रेकअप दिया हो कि कौन कौन बनाएगा। ये रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब बनाएंगे। अब हो सकता है इसमें कोई एक लिस्ट देखो, मतलब जो केपेक्स कर रहे हैं तो उसमें कौन कंस्ट्रक्शन में कौन, ये देखो कौन क्या क्या प्रोवाइड करेगा वो भी दिया हुआ है। तो मतलब देखो ना आप, कितनी अच्छी डिटेल दी हुई है, पूरा इंडल अंदर की चीज़ें का अपने को मालूम पड़ गया है। अब इसमें हो सकता है कोई लिस्टेड कंपनी हो, उसका भी एक आइडिया मिल जाएगी, चलो ठीक है भाई वो लिस्टेड कंपनी है, होएगा कोई ना कोई तो लिस्टेड होगा जिनको इन्होंने ऑर्डर दिया है। कौन कितना रुपए लेगा वो भी बताया है, कोटेशन कितना है, पीरियड कितना है वो भी दिया हुआ है इन्होंने। ECI बिल्डिंग टैग, उनका काम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क क्या करेंगे वो दिया हुआ है। जैसे ये ब्लू फिल्म है, इनका कितना कॉस्ट है वो दिया हुआ है। देखते हैं कोई लिस्टेड कंपनी है तो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, इसको इग्नोर नहीं कर सकते अपन। कोई लिस्टेड कंपनी दिख जाए तो बढ़िया, तो कोई नहीं। ये रही नीलकमल, वुड फर्नीचर का काम करती है नीलकमल, 62 में। तो बढ़िया है ये भी, 3.65 मिलियन का है, ठीक है, छोटा ही अमाउंट है, इतना कोई बढ़िया अमाउंट नहीं है। डाइकिन एयर कंडीशनर लिस्टेड नहीं है, INX ये लिस्टेड है, ये इनका शायद वाटर का कुछ काम है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। तो ये देखो ये सब आपको डेटा नहीं मिलता कहीं भी, इन्होंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है कि कौन से को कितना कोटेशन में क्या क्या है, कितने रुपए का है, सब दिया हुआ है। लैंड एड्रेस भी दिया हुआ है कि कौन सा एड्रेस है, कॉस्ट क्या है, क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन इक्विपमेंट, यूटिलिटी, कंटीजियंस, गवर्नमेंट ने अप्रूवल, पावर एंड वाटर रिक्वायरमेंट, ये सब दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये। नॉन कन्वेंचेबल डिवेंचर अगर इशू किए तो उस पर कितना इंटरेस्ट देते हैं ये लोग वो भी दिया हुआ है। 14% है सब पे, मतलब नियर टू 14 ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर एन डी फैसिलिटी इनकी कितनी है, ये रही। वी हैव 3 R&D फैसिलिटी इंडिया, लोकेटेड IBC नॉलेज बेंगलुरु में है। आगे कैसे होगा वो सब दिया हुआ है, R&D। मतलब देखो ना बहुत ज़्यादा ब्रेकअप दिया हुआ है, इसलिए DRH पढ़ने की न्यू चीज़ें कैसे क्या होता है वो सब आइडिया मिलता है। ये सब एक बार आप पढ़ना। हिस्ट्री का R&D भी दिया हुआ है इन लोग ने। इन्वेस्टमेंट इन R&D 22 में इतना था, 23-24 में वो भी ब्रेकअप दिया हुआ है। करंट फेवर ये सब दिया हुआ है कि आउट क्या R&D से इनको क्या एम है, इनका क्या टारगेट है वो सब। ये देखो आउटलुक टुवर्ड्स फ्यूचर R&D में क्या क्या हो सकता है वो सब दिया हुआ है, किधर होगी वो दिया हुआ है। इन्होंने ब्रेकअप दिया है फ्यूचर फोरकास्ट का 2028 तक। तो अब इसकी वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, तो वो भी अपन फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर आज एक R&D वाले को अगर 10 लाख रुपए मिलते हैं साल के, तो अगर टोटल जितने भी है इंटू 10 लाख करे तो वो EBF में चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। मार्केट एक्सपेंडिचर, जिससे कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेंगे, ये सब ही है। एडवर्टाइजिंग में इतना इतना खर्च होगा वो भी दिया हुआ है, कितना खर्च हुआ एज अ % ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी दिया हुआ है। वो सब तो कोई नहीं, चलो वो तो अपन भी निकाल सकते हैं। इन्होंने फीस का नहीं दिया हुआ, चलो कोई नहीं, अब नीचे जाएंगे अपन थोड़ा। अगर कोई मिस हुआ है तो उसके लिए सॉरी, हाँ जल्दी जल्दी करना है।
ईपीएस बताया हुआ है कि 22 से 24 का ईपीएस अभी भी नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिट कमा नहीं रही है, इसलिए पीए ग्रुप की पी दी हुई है। हाईएस्ट टीवीएस मोटर की ये है, हीरो मोटर की ये है, बट इसको चलो ठीक है। उस टाइम ओला लिस्ट में हुआ था इसलिए ओला की दी हुई नहीं है। ओला की पी अगर देखें अपन, ओला की देखें अगर, तो ओला की पी है अभी, ओला भी प्रॉफिटेबल नहीं है इसलिए पी नहीं है। कोई नहीं, चलो। के एम पीज कौन है, के पी आई कौन है, ये सब दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीकल सोल्ड ईयर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने ही व्हीकल सोल्ड किया है ईच ईयर में, वो इन्होंने डेटा दिया है। वो अपन ने ऊपर भी देखा था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा था, ये सब दिया हुआ है। तो इस डेटा को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वर्किंग एवरेज डेज और क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे कॉम्पिटिटर का दिया हुआ है, पर अपन इनको कंपेयर नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि एथर का मेन बिजनेस है ईवी का, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा है। और हीरो बजाज इन सब का ईवी में अगर समझो ये लोग अभी आए नहीं, आते नहीं, तो इनकी ग्रोथ होती बाइक्स में। और बाइक्स में इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ग्रोथ अभी बहुत ज़्यादा है बाइक से। तो अपन पी इन दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो हीरो और, तो हीरो एथर हो या कोई भी हो। पर अपन अगर आपको एथर को कंपेयर करना है तो उसको अभी तक का अगर लिस्टेड प्लेयर में देखें तो खाली ओला ही है, क्योंकि ये सब बाइक्स भी बनाते हैं। तो ये कंपेयर करना लाइक सही नहीं होगा, एप्पल एंड ऑरेंजेस हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दिया है इन्होंने डेटा ये, कि चॉइस में एथर में कितने बिकी, ओला ने कितनी बेची है, बजाज ने कितनी बेची है, हीरो ने कितनी है, टीवीएस ने कितनी बेची है, आइचर ने कितनी बेची है, वो डेटा दिया है इन्होंने। नॉन व्हीकल ये सब भी दिया हुआ है, बिटा मार्जिन, वर्किंग कैपिटल ये सब दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग एवरेज कॉस्ट वगैरह, फ्लोर प्राइस, ये सब तो अगर इग्नोर करें तो चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ सोशल टैक्स बेनिफिट ये सब है। अगर नीचे जाए लिमिटेशंस, अगर इग्नोर करते हैं चलता है, कोई नहीं। एनेक्शर ठीक है। कोई नहीं, एक बार आप पढ़ लेना, कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अब आएगा। सेक्टर अबाउट अ कंपनी इंडस्ट्री ओवरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंडिया जीडीपी कितना क्या है, ये सब ठीक है। बाइक्स के रिलेटेड दिया होगा, ये राइज ऑफ मिडिल क्लास, कि पहले मिडिल क्लास इतने थे, अब अगर ये देखें FY 31, अगर इधर देखें तो मिडिल टोटल पॉपुलेशन बढ़ रही है। विथ टोटल पॉपुलेशन रिच लोग भी बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास भी बढ़ रहे हैं, एस्पायर्स भी बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़िया है। परसेंटेज हाउस ओनिंग 2 व्हीकल, इसका 53 ऐसा है। तो अब फ्यूचर में कैसा होगा वो भी देख सकते हैं अपन। राइजिंग पेनिट्रेशन, 2 व्हीकल पेनिट्रेशन इंडिया, लोग ज़्यादा ज़्यादा जो पहले पुअर थे वो जो मिडिल क्लास में आ रहे थे वो भी बाइक खरीद रहे हैं। डिमांड बहुत बढ़ गई है। शिफ्ट फ्रॉम 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर टेक्स टाइम। इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, वी नीड इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया। राइज इन फ्यूल प्राइस, फ्यूल प्राइस का डेटा दिया होगा। 11 में इतना था, 24 में इतना है। डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल इंपोर्ट, कितना इंपोर्ट करते हैं, पहले 83% करते थे, अभी 87% करते हैं। इंपोर्ट का डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब दिया हुआ है। फिर डोमेस्टिक 2 व्हीकल की इतनी सेल, 2 व्हीलर की इतनी, पैसेंजर व्हीकल की इतनी, कमर्शियल व्हीकल की इतनी, ट्रैक्टर की इतनी, ऑटो 3 व्हीकल 3 व्हीलर्स उतनी है। अब इन्होंने ये भी दिया है डोमेस्टिक 2 व्हीलर केगर, कि ईच साल कितना कितना केगर हुआ है वो भी दिया हुआ है। आगे कैसा होगा वो अपन फोरकास्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेल वो भी दिया हुआ है इन्होंने। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेल सेगमेंट ट्रेंड ये भी दिया हुआ है। स्कूटर्स क्या होता है, क्या डिमांड है, क्या केगर है वो भी दिया हुआ है। मोटरसाइकिल्स के बारे में मैक्रो सपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ वर्सेस 2 व्हीलर इंडस्ट्री ग्रोथ ट्रेंड दिया हुआ है। जो ये हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना, बट उसके बाद से जो ग्रोथ आई है वो भी बहुत अच्छी दी हुई है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मोर एंड मोर फाइनेंस इज डन इन लाइक टेकिंग लोन फॉर व्हीकल लोन। वुमेन पार्टिसिपेशन का एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेडीज़ ज़्यादातर स्कूटी चलाती है। अब मोर एंड मोर अगर लेडीज स्कूटी चलाए,
सीखेंगी तो वो स्कूटी चलाएंगी तो सब डिमांड बढ़ेगी स्कूटी के लिए। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो पहले 23 टका थी अभी 37 है, मे बी आज से 10 साल बाद ये 50 टका पहुँच जाएगा। तो 13% इंक्रीज इन स्कूटी विल इज गुड, इज वे गुड मैन। प्रीमोनाइजेशन द टूल इंडस्ट्री, एसयूवीज और मतलब लोग अब महंगी बाइक खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिफिकेशन, श्रिंकिंग, रिप्लेसमेंट साइकिल, एसेसरी लैंडिंग, ये सब आप पढ़ना, बहुत अच्छा डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत। अगर आप एथर के रिलेटेड मत पढ़ो बट पढ़ो कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इससे कि कैसा अभी चल रहा है इंडिया में, क्या केगल चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, शोरूम प्राइस वर्सेस बैटरी कैपेसिटी। अगर सबसे ज़्यादा देखें तो ये किसकी है, टीवीएस की। शोरूम प्राइस भी महंगी है और इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। जो भी है, अगर अपन को एथर का देखना है तो सारे ग्रीन वाले में, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब एथर के बारे में। तो अपने को प्राइस भी दिया हुआ है प्लस कैपेसिटी भी दी हुई है। तो अगर ये देखिए ये भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छी है 1.65 नियर टू, और किलो वॉट पर हर भी बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है। जो इसका नाम है रिस्तास प्रो पैक। सेम स्कूटर्स का दिया हुआ है, पेनिट्रेशन दिया हुआ है। तो इसको प्लीज़ पढ़ना, प्लीज़ प्लीज़ पढ़ना। ओह माय गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने देखा था कि इनका मेन साउथ में है और वेस्ट में है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्टेट वाइज टू वेगर सेल्स एंड पेनिट्रेशन। साउथ में इतना है, अब इधर अभी भी बाकी है, इतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि इधर एक्सपांड करने को जाए ये सब एरिया में। तो इवन दो इधर इतना हो गया है बट इधर भी है, अब ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इधर और भी हो सकता है। कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर को ठीक है ये सब। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं इसको कह रहा हूँ ये डेटा पढ़ना, 100 पेज का डेटा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। पेनिट्रेशन इंडिया का स्कूटर में कैसे बढ़ेगा आगे वो भी दिया हुआ है, कैसे हो सकता है वो सब अप्रॉक्स फोरकास्ट है, बट मे बी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फेम पॉलिसीज़, ये सब दी हुई है। मतलब जो डेटा मिलेगा ना DRH में, जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रे मार्केट PM इज़ नथिंग मैन। रीड DRH मोर एंड मोर। इसके बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो ओला का भी पढ़ना, ओला में भी ये दिया हुआ होगा बट अलग दिया होगा, उसमें ओला के बारे में ज़्यादा दिया हुआ होगा। लाइफ साइकिल ऑफ GSS कमीशन ओवर 2 है, ये सब ठीक है, पढ़ लेना इन सबको। ये दिया हुआ है, सप्लाई चेन के बारे में दिया हुआ है। माइनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, सेल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर बैटरी पैक का असेंबल होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में लगती है, फिर गाड़ी चलती है, फिर आग लगती है, वो सब दिया हुआ है। सप्लाई चेन के बारे में दिया है। ये देखो टेस्ला के बारे में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। यूनिट इकोनॉमिक्स एंड कैश में दिया हुआ है। टेस्ला प्राउंडिंग ईयर ये था, लीवर वायर, लाइव वायर का ये था, एथर का ये है, ओला का ये था। ईयर फ्रॉम विच रेवेन्यू जनरेशन स्टार्टेड, 2007 में 4 साल लगे इनको, 6 साल लगे, इनको 4 साल लगे। पॉजिटिव एबिटा लाने के लिए इनको इतना साल लगा, वो दिया हुआ है। कैश बन कितने आए वो दिया हुआ है। एथर का कैश बन अभी सबसे कम है इनमें, कैश बन रेट सबसे कम है एथर का, वही। अब प्लेयर्स, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स, वो सब के बारे में डेटा दिया हुआ है। बजाज के बारे में, जो बजाज ने चेतक चालू की है, जो पहले स्कूटर था अब चेतक स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो दिया हुआ है। राइज ऑफ चेतक एंड मार्केट शेयर, इनका मार्केट शेयर कितना है वो दिया हुआ है। ये देखो, अगर देखे तो मार्केट शेयर मूव 13% है इनका। वैल्यू एडेड सर्विस है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, किधर क्या कितने हैं वो दिया हुआ है। ओला का दिया हुआ है, ओला का मार्केट शेयर जो देखे इन्होंने अगर दिया हो तो वो भी दिया हुआ है। ये रहा मार्केट शेयर 35% है, ओला का 35% है, चेतक का 14% है। ओला हाइपर चार्जर पता है, एथर का इन्होंने अगर मार्केट शेयर दिया है तो सेल्स एंड फिस्क दिया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं इन्होंने, दिया नहीं है, मैंने मिस कर दिया होगा। ठीक है, कोई देख लेना आप एक बार। TVS मोटर का दिया हुआ है, क्या शेयर्स थी 24 में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, वैल्यू एडेड सर्विस है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो सब दिया हुआ है। तो मतलब देखो ना, ये रहा, इसका नहीं दिया हुआ, इसका भी। आइचा मोटर का दिया हुआ है, आइचा मोटर अभी भी शायद नहीं है इतना कुछ, मैंने कोई देखी नहीं है, पर हो सकता है वो भी लाए।
Here Royal Enfield showcase first electronic vehicle design concept, the electronic Himalaya test went at the ITM showroom and launch in around 2025. Maybe launch हो गई होगी, चलो देखते हैं. फोटो तो आ गई, लॉन्च हो गई है शायद, पता नहीं, आइडिया नहीं मेरे को. वो दिया इन्होंने एक्सपोर्ट आउटलुक, कितना एक्सपोर्ट करते हैं वो दिया हुआ है, और आगे एक्सपोर्ट हो सकता है इंक्रीज़ हो, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है. विद अभी ग्लोबल से ये जो हो रहा है चाइना यूएस में भी इंडिया अगर अच्छे से कदम बढ़े इन सब चीज़ों में तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है. ग्लोबल इंडस्ट्री आउटलुक दिया हुआ है, पहले इंडिया के बारे में दिया, अब ग्लोबल के बारे में दे रहे हैं, डिमांड साइड में क्या क्या चीज़ है वो बताया हुआ है. ये सब आप पढ़ लेना 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. सप्लाई साइड के बारे में दिया हुआ है. कंक्लूजन तो चलो ठीक है. अब इनका बिजनेस जो एजर का बिजनेस है उसके बारे में दिया हुआ है, वो वी आर ये सब दिया हुआ है कि वी आर इन द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है वो दिया हुआ है. कैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं पेट्रोल से इलेक्ट्रॉनिक पे, कि ईवी एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, पेट्रोल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से. बिजनेस मॉडल ये सब दिया हुआ है कि ये वर्टिकेटेड इंटीग्रेटेड है, प्रीमियम पॉलिशिंग है, कैपिटल एफिशिएंसी है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्या है वो सब दिया हुआ है. सर्विस है, कौन सा परफॉर्मेंस है वो सब भी दिया हुआ है, कितने सेकंड लगते हैं वो सब, मॉडल कौन से है वो दिया हुआ है, 24 आवर में कितने बिके वो दिया हुआ है. व्हीकल छोड़ लिए जो अपन ने ऊपर देखा वो दिया हुआ है. प्रॉफिट लॉस तो अपन ने देख लिया. कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है इनकी R&D की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी, प्रीमियम प्राइस, वो सब दिया हुआ है. मैं कह रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ DRH में पढ़ना है कब कौन से क्वार्टर में, कौन से ईयर में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो दिया हुआ है. वो रिसेंटली इन्होंने अगर देखे तो Q1 FY 2025 में ये दिया हुआ है, एथल स्टैक V6 इस 1 2 3 4 5 चीज़ें लॉन्च की है. थोड़ा नीचे चलते हैं. 63 ऑफ द एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया, इधर ही मेन सेल है इनकी. ये चाहे तो इधर इधर बढ़ा सकते हैं और कैप्चर करेंगे उधर भी ये लोग. एच कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले इनको कोई नहीं छोड़ो. ये सब इनके बारे में दिया हुआ है, तारीफ़ ही होगी इनकी, इसमें और कुछ नहीं. इनमें ज़्यादातर ये लोग तारीफ़ ही करते हैं अपनी कंपनी के बारे में. R&D ये सब ऐसा है यार, टेक्नोलॉजी और बैटरीज ये है, ये इनकी बैटरी लगती होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, इधर इतनी चार्जिंग है, ये सब इनका बैटरी का है. 1 मिनट देना मेरे को, 1 मिनट. हाँ सॉरी, ये सब दिया हुआ है. फिर मैं पहली बार इतना बोल रहा हूँ, गला दुख रहा है मेरा. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना एक फाइनेंस से हो रहा है. पहले फाइनेंस इतना होता था लोन लेके, अब इतना हो रहा है, अब इतना हो रहा है. धीरे धीरे फाइनेंस इन लोन भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि NBFC इन सब में जो लीडर है व्हीकल लोन का, उनका भी बढ़ सकता है. तो एक के बदले दो ऐसा चेक करना चाहिए कि अगर एथर हो रहा है और एथर अगर ऐसा है और लोन का बढ़ रहा है, अगर व्हीकल लोन बढ़ रहा है इंडिया में, लोग ज़्यादा बहुत व्हीकल लोन ले रहे हैं, तो अगर देखें कि HDFC इसमें टॉप पे है, तो हो सकता है कि अगर एथर और HDFC कोई पार्टनरशिप करे तो और अच्छी चीज़ है. ये सब भी अपने को देखना पड़ता है. अगर नहीं करे पार्टनरशिप पर HDFC अगर लीडर है, तो हो सकता है ये लीडर और बड़ा बनता जाता है, बड़ा और बनता जाता है, बड़ा और बनता जाता है, बड़ा और बड़ा बनता जाता है, तो HDFC और बड़ा बनता जाएगा. ओहो क्या मज़ा, इमेज मस्त है. एनुअल कैपेसिटी दी हुई है ईच प्रोडक्ट की, 1 2 3 4, इन सारों की इन्होंने कितनी कैपेसिटी है, कितनी बनती है हर एक ईयर में, वो सब दिया. बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. असेंबली लाइन दी हुई है, कैसे क्या बनता है वो सब दिया हुआ है. सप्लाई चेन के बारे में दिया हुआ है.
फिर ये तो ठीक है, अपनी तारीफ करेंगे इसमें, मार्केटिंग और ठीक है, कोई नहीं, इनको इग्नोर करेंगे तो चलेगा। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो ऊपर थी बहुत सारी, अब नीचे आएगी। अब ये सब ठीक है, अब इसको पढ़ लिया है अपन ने कि रेगुलेशन पॉलिसीज इंडिया, ये सब इंडिया में लॉ है ना, उस सब के बारे में इसको एक बार बाद में पढ़ना। हिस्टोरिकल एक कंपनी कैसे बनी, क्या क्या हुआ, वो सब दिया हुआ है कि 13 में ये देखो कि 14 नहीं, ये नहीं, किधर गया वो, नीचे आएगा शायद, कि कब बनी, कैसा क्या हुआ आज तक, वो सब दिया वगैरह। फाउंडेड बाय ये 24 तक में क्या क्या हुआ वो सब दिया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है कि एक कंपनी कैसे ग्रो करती है, वो सब दिया हुआ है। कितने फंडिंग करती है, कैसे क्या करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई स्टार्टअप और में, तो ज़रूर ये हर एक DIHC का पढ़ने का चाहिए, जो भी लेटेस्ट स्टार्टअप आए हैं। ओला का भी पढ़ो, हर एक DIHC तो हर पढ़ना चाहिए। और मैनेजमेंट, जैसे अब इसमें KMP, पर्सनल टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन सब का दिया है। तो एक बार मैं इन सबको इग्नोर कर रहा हूँ, इवन दो दिस थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, कि कंपनी का CEO कैसा है। वॉरेन बफेट के हर एक लेटर में उसने मेन मोटिव दिया है कि CEO कैसा है, टॉप मैनेजमेंट कैसी है। अगर वो बढ़िया है तो कंपनी भी बढ़िया होगी, अच्छे तरीके से रन होगी। नो रेड फ्लैग्स में भी थोड़े थोड़े रेड फ्लैग्स होंगे, बट वो तो चलता है, वो तो हर एक कंपनी में होते हैं। इंडिया की हर एक कंपनी में रेड फ्लैग्स तो होते ही हैं। बट कैसा CEO है मेन, क्या वो जो प्रॉमिस करते हैं वो कर पाता है फुलफिल। जैसे अभी जैनसॉन में हुआ, मैं क्या बोलूँ अभी, ठीक है, ये सब मैं प्रमोटर के बारे में बताया है, बिजनेस प्रोफाइल कि एक एक बंदे के बारे में बताया है। अब जैसे इसमें दिया है कि तरुण संजय मेहता की क्या सैलरी है, 30.0 मिलियन है। KMP मैंने ये भी बताया अपनी पहली वीडियो में, कि पिछली वीडियो में, कि सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब अगर इग्नोर करें एक बार चलेगा। DIHC पढ़ने का, ये सब एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। बस पढ़ने का ही है इसको, एक दिन लगेगा पढ़ने में, समझ आ जाएगा किधर क्या डेटा होता है। ये रहा तरुण संजय मेहता, ये रहा, और ये रहा स्वप्निल बबन जेल। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है, कोई नहीं है। डिविडेंड पॉलिसी अगर कोई है तो ठीक है, डिविडेंड तो अभी देगी भी नहीं ये लोग, कैश ही इतना बंद कर रही है, तो डिविडेंड क्या ही देगी। ये इनके फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स पे इतना अभी गौर तो ठीक है, क्या करेंगे। वैसे भी लोग 24 में अपने बताए थे कि सब्सिडी कम होने की वजह से इनका कम हुआ था। जनरली लोग क्या करते हैं, IPO आते हैं तब रेवेन्यू बढ़ा देते हैं थ्रू फेक सेल्स और लाइक मे बी सम अदर थिंग्स। तो जनरली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, क्योंकि पता है कि लोग तो खाली वही देखते हैं, रिस्क कॉल तो कोई देखता नहीं है, DIHC कोई खोलता नहीं है। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है IPO लगा देंगे, और फिर सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म रखेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी रिस्क कॉल देखनी पड़ती है। इधर से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि इधर कितना केपेक्स का है। जैसे 22 में उन्होंने गया, 23 में इतने का केपेक्स किया था, वो सब बता मालूम पड़ जाता है। वो सब तो मैं अपनी वीडियोज़ में कवर किया हुआ हूँ और आगे करने वाला हूँ। ये सब नोट्स ऑफ अकाउंटिंग है, कि ये तो एनुअल रिपोर्ट में भी आती है, तो एक बार इसको इग्नोर करें तो चलेगा, कि PP और क्या कितना डेप्रिसिएशन लगता है, वो सब दिया हुआ है। मेन जो चीज़ थी वो ऊपर थी, ये रिस्क क्या होता है। अब ये प्रॉपर्टी प्लान, ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक क्या होता है, वो मैंने बताया हुआ है। मैं थंबनेल भी कैसा बनूंगा उसके लिए सॉरी हाँ। कि अब इसमें दिया है इंटेंजिबल एसेट, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो है CWIP होगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने किधर कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो दिया हुआ है। चॉइस में इधर इधर आदित्य बिरला सन लाइफ में इंश्योरेंस इन्वेस्ट किया है, वो सब है। अदर एसेट्स में क्या क्या है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, इन सबको एक बार इग्नोर करेंगे तो चलेगा। 3 साल का डेटा ये तो अपने को एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है। जो बड़े अच्छे से डेटा, इन डेप्थ डेटा था वो ऊपर था, कितना क्या बेचता है हर महीने, कितने डेटा है, डिबेंचर के बारे में है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल और ये कितना कितना बेचा है। एक्सेप्शनल आइटम, और ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम इस साल इनका बहुत बड़ा था, 1700 का कुछ था। वो किस चीज़ का था वो इधर दिया हुआ है इन्होंने, ये इसको पढ़ना पड़ेगा। इसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी डिप किया था 2024 में। ये सब तो KMPs है, RPT है, ठीक है,
इन सबको इग्नोर करेंगे के बाद चलेगा। CWIP और इन्वेंट्री है, ठीक है, ठीक है। द फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंडिया इंडिया ये सब है। एक बार अगर आप इग्नोर करोगे तो चलेगा, इन सबको भी कोई बात नहीं। मैं तो चलो ये सब ऊपर डेटा दिया हुआ ही था, अब इसको बस डिटेल में बताया है। बट ऐसा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट तो हर एक चीज़ है DRHP में। बट बहुत चीज़ें क्या होता है DRHP में रिपीट होती रहती है, उसकी वजह से इसको बहुत लंबा बना देते हैं। ये पेज DRHP 250 पेज तक के ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया कि 1% बढ़ गया है तो इनको कितना लॉस हो सकता है। अभी जो रेपो रेट कम किया है RBI ने, 0.50% BPS 2 महीने में कर दिया, शायद 25 BPS 2 महीने से कर रहे हैं। डेप्रिशिएशन का दिया है कि पॉलिसीज दिया है कि डेप्रिशिएशन SLM से होता है, WDV से होता है, वो सब दिया हुआ है। अब अब क्या है, ये सब खाली डेटा है, इन सबको अगर इग्नोर भी करे तो ठीक है, कोई बात नहीं। यस यस, सो वी आर नियर टू द एंड। अभी इन्होंने दिया है कि जो एक्सिस कैपिटल इनका एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उन्होंने पहले क्या क्या इशू किए थे और 30 दिन बाद उनका क्या रिटर्न था। जैसे ओपनिंग प्राइस अगर ओला की थी 91, तो 30 दिन बाद उनका प्राइस 91 प्लस 44% ऐसा था, और उस टाइम निफ्टी 2% बढ़ा था, पर ओला का इतना बढ़ गया था। तो इससे ये मालूम पड़ सकता है कि एक्सिस कैपिटल जब जब इशू लाती है तो उनके स्टॉक्स जो इशू होते हैं वो 30 दिन बाद इतने टके और बढ़ते हैं। मतलब मे भी अगर देखें एवरेज तो 30% बढ़ते हैं और 30 दिन बाद। फिर ऐसे ही HSBC का भी दिया हुआ है, ये 30 का है, ये 90 का है, ये 180 डेज़ का है। फिर GM फाइनेंशियल का भी दिया हुआ है, वो सब दिए हुए, ठीक है। ये तो बुक कीपर का है, ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब अपने को पास हिस्ट्री का क्या करना है इनका। बुक कीपर्स का हम पास रिकॉर्ड देख के क्या करेंगे, ठीक है, देखना चाहिए, पर ठीक है एक बार के लिए अभी। अब IPO चालू हो रहे हैं, देखते हैं, मार्केट थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, अब IPO आने चालू हो जाएंगे फिर से। पहला IPO आ रहा है 2-3 महीने बाद एथर का। अब तो ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं इतना, ये सब खाली ऐसे ही। ठीक है, तो ये थी DRHP स्टार्टिंग। मतलब क्या एक्चुअली में बहुत डिटेल में चले जाते हैं लोग, एक ही चीज़ को 3-4 बार रिपीट करते हैं ना, इसलिए ये 500 पेज की हो जाती है, फिर बोरिंग मारता है एंडिंग में। बट जो डेटा इसमें मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं कि एथर लिस्ट कितने पे होगा, क्या ग्रे मार्केट है, अब देखते हैं। तो क्या मिलता है एथर एनर्जी IPO डिटेल्स में भी चित्तौड़ में मिलता है ना। अभी ग्रे मार्केट क्या चल रहा है वो सब देखते हैं। इतने का इशू है, ठीक है। बुककीपिंग बिल्डिंग द इशू इज अ कम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इतने शेयर अगर। अच्छा ठीक है, मतलब इतने का कंपनी को जाएगा, बाकी इतना प्रोमोटर्स को जाएगा, ओके। इतने का है पूरा 2981, मतलब बोल सकते हैं 3000 करोड़ का IPO है। कल खुल रहा है, 30 तारीख को बंद होगा, 2 को है लिस्ट होगा, 6 मई को। 304 से 321 का है, ठीक है। 46 ठीक है, ये सब तो कोई बात नहीं। 13,000 ही है क्या, ठीक है। ऊपर में इतना है, ठीक है। ग्रे मार्केट कितना मालूम पड़ता है, पता नहीं मेरे को। एम्प्लॉय का डिस्काउंट भी है क्या, ठीक है, ये भी है। QI भी हो रहा है, ठीक है। इन तीनों को आपने देखा था 37 छः था, 37 प्लस 6 43 प्लस 6 ऐसा कुछ था। अगर 37 देखे और उन दो का 14 41 52 53 ऐसा है, उसके बाद इनका इतना हो जाएगा, ठीक है। लॉक इन पीरियड इनका इतना है, लॉक इन पीरियड भी होता है वो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो अपन DIHP में देखा था, बट इन्होंने देखो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है।
DRH में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन देखा था। अब देखते हैं इसका IPO ग्रे मार्केट ये रहा। इसे मालूम पड़ता है क्या? ओके, ये रहा 3 रुपये का ग्रे मार्केट है। ठीक है, वो तो 28-29 कॉल बढ़ेगा जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब कल का इम्पोर्टेंट है कि कल मार्केट कैसा खुलेगा। मार्केट कल अच्छा खुला तो मे बी इनका ग्रे मार्केट PM बढ़ जाएगा। तो यस, मार्केट कल अच्छा खुला तो मेन उस पर है। तो मैं 1 घंटे भी से उनसे बोल रहा हूँ, मेरा गला दुख रहा है, तो मैं स्टॉप करता हूँ। मे भी आपने कुछ सीखा ही होगा नया कि कैसे क्या दिखते हैं DRH में। अब अगर आप फ्री हो तो आप एक बार खुद जाके देखना, हर एक लाइन आइटम पढ़ना है स्टार्टिंग की, क्योंकि बहुत डिटेल में देता है इन्फॉर्मेशन। और खाली हीरो का एथर का ही नहीं, साथ में ओला का भी पढ़ना। और खाली ओला एथर ही नहीं, जो जो लाइक IPO आते हैं तो उन सब की पढ़नी चाहिए DRH भी। खाली लिखने का होता है आपको, जैसे ओला DRH भी आपको मिल जाएगी। अब जैसे TPO ट्रैक DRH भी आपको मिल जाएगी। पुरानी कोई चाहिए वो भी मिल जाएगी, जैसे TCPL पैकेजिंग DRH भी वो भी मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी। पढ़नी चाहिए DRH भी। तो यस, अगर थैंक यू, आप अभी अगर एंडिंग तक वीडियो देख रहे हो तो अच्छा लगा मेरे को, अगर आप देख रहे हो तो। और थंबनेल के लिए एक और बात, सॉरी, थैंक यू।